चलिए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं क्लास आज की अपनी। लास्ट क्लास में हमने जो भी किया दैट वाज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम हो उसमें? नहीं। हम न्यू थ्योरी आज स्टार्ट करते हैं दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एंड ये भी बेसिकली बात करेगी कि व्हाट इज जो एग्जैक्ट पोजीशन है या दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन जो इस समय पर है हमारी किसकी, कॉन्टिनेंट्स की, ऐसी कैसे आई। पहला तो इसको एक्सप्लेन करेगा, साथ ही साथ बहुत सारे अदर्स फिनोमेना लाइक दैट योर अर्थक्वेक, वोल्केनो, फॉर्मेशन ऑफ फोल्डिंग माउंटेन्स किस तरीके से होता है, इन सारी बातों को भी एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है, कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है। एंड अर्थक्वेक और वोल्केनो भी हम जब आगे पढ़ेंगे तो वो जो बेस्ड है दैट इज ऑन दी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, नाउ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो हमने जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा था तो हमने देखा था प्लेट्स के बारे में, है ना। हमने क्या देखा था, एस्टेनोस्फीयर की लेयर है और एस्टेनोस्फीयर की लेयर के ऊपर लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स हैं वो क्या कर रही है, तैर रही है, ये हमने देखा था। वहीं से हमने प्लेट को पहली बार हमें पता चला था कि प्लेट एक्चुअली में होती क्या है। तो हमने कहा था कि जो अर्थ है वो बहुत सारी आपकी प्लेट्स में डिवाइडेड है, कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं, उसी पर बेस्ड है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में हमने जो देखा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, एकदम एंड में आपकी बुकलेट में उसमें डायग्राम भी दिया हुआ है। बाय द ईयर आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा। मैं अगेन उस पीपीटी को ओपन करके एक बार दिखाऊं क्या आप लोगों को? रुकिए एक बार देख लेते हैं हम उसको भी, फिर हम प्लेट टेक्टोनिक करेंगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा वो हमारा। ये वाला, ये जो डायग्राम है बाय द ईयर आपको बता रहे हैं हर टाइम के हिसाब से कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके हिसाब से 225 मिलियन ईयर अगो पहले ये था पैंजिया। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन, देखिए इस समय पर है आपका इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद लगभग 200 मिलियन ईयर के आसपास जो पेंजिया है वो ब्रेक हो जाता है, ई का सी का फॉर्मेशन होता है, ऊपर वाला पार्ट इज योर लॉरेशिया एंड नीचे वाला पार्ट इज योर गोंडवाना लैंड। देन उसके बाद 135 मिलियन ईयर अगो दैट इज द जुरासिक पीरियड। उस टाइम पर अब आप देखिए इक्वेटर, ये है इक्वेटर, और इसकी तरफ मूवमेंट किस किस का हो रहा है, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये है आपका अंटार्कटिका, एंड ये है मेडागास्कर, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा। ये कहाँ पर मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स दी इक्वेटर। यही हमने देखा था कि इक्वेटर की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट हम आ गए क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड में अगर आप देखें तो साउथ अमेरिका अफ्रीका से सेपरेट हो गया, दिस इज दी वेस्टवर्ड मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है, वेस्टवर्ड मूवमेंट है, साउथ अमेरिका शिफ्ट हुआ है अफ्रीका से, और ये जो पूरा यूरेशिया का इलाका है ये शिफ्ट हुआ है नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है, एंड फाइनली जो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है दैट इज अफ्रीका, और ये देखिए इक्वेटर। पहले जो अफ्रीका था यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ये है अफ्रीका, इक्वेटर से नीचे था, साउथ अमेरिका इक्वेटर से नीचे था। नाउ अफ्रीका आधा इक्वेटर के ऊपर है, आधा इक्वेटर से नीचे है। ठीक है, सिमिलरली साउथ अमेरिका इक्वेटर के थोड़ा ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है, यानी इनके बीच में लाई कर रहा है। तो इससे हमें क्या प्रूव हो रहा है कि कॉन्टिनेंट जो है वो इक्वेटर की तरफ मूव हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, बीच में ये आपका बन गया अटलांटिक ओशन,
ठीक, इसके साथ साथ कई सारे और सीज बने, जैसे मेडिटेरेनियन सी बन गया यहाँ पे बन गया आपका इंडियन ओशन का इलाका। देन उसके बाद यहाँ पे बन गया आपका रेड सी का इलाका, रेड सी का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सारे सीज का फॉर्मेशन, पहले तो सिर्फ एक ही था आपका एंथालासा, उससे बना टीथस सी, टीथस सी से फिर आगे के और जो ओशंस हैं और जो सीज हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। दिस प्रूव्स कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव किए हैं, कॉन्टिनेंट्स जो है उनमें ड्रिफ्टिंग हुई है। ठीक है, तो जब भी कभी आपको मेंस में इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोशिश करिएगा कि आप एटलीस्ट ये डायग्राम जो है वो बना पाएँ, पूरा ना बना पाए लेकिन थोड़ा बहुत उसमें बना दें। आप ब्लॉक्स के फॉर्म में नॉर्थ अमेरिका बना दीजिए, साउथ अमेरिका ब्लॉक्स के फॉर्म में बना दीजिए। एग्जैक्ट नक्शा नहीं बना पाए कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेटर बना दीजिए और दिखा दीजिए कि ये इक्वेटर के पहले नीचे थे, बाद में इक्वेटर के आधा हिस्सा ऊपर पहुंच गया और आधा हिस्सा नीचे आ गया, और उसमें लिख दीजिए और टाइम पीरियड लिख दीजिए कि जुरासिक में ऐसा था, क्रिटेशियस में ऐसा था, इसमें ऐसा था। ठीक है, अगर आप लोग और लाइव देखना चाहें इसको तो आप लोगों के यहाँ पर बहुत अच्छा है वाडिया इंस्टीट्यूट। वाडिया इंस्टीट्यूट में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का बहुत अच्छा पूरा चार्ट लगा हुआ है। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड देयर तो मैंने उसको तब देखा, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक छोटी वीडियो भी है मेरी उस पर, तब मैंने वहीं पर, जब मैं घूमने गई थी तो वहीं पर मेरे जो कॉलीग हैं उन्होंने शूट कर दी थी वो वीडियो। तो आपको पीरियड वाइज वहाँ पर बहुत अच्छे से चार्ट फॉर्म में लगा करके उन्होंने रखा है, तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट हुए हैं और कैसे वैगनर ने उनको एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वापस से अपने टॉपिक पर, दैट वाज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस पर मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेंस में पूरा सिंपल क्वेश्चन, आपको स्ट्रेट क्वेश्चन दिया जाता है, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, व्हाट वाज इट्स लिमिटेशन एंड हाउ इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कैसे हमें हेल्प करती है कि कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग हुई थी इसको समझाने में। तो ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको अगर तैयार करके रखेंगे तो पूरे मार्क्स इसमें आपके मिल जाते हैं, सही मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। चलिए देखिए, अगर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो टर्म है दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, फर्स्ट यूज की गई टूजो के द्वारा, और टूजो विल्सन ने 1965 में कौन सी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो कहाँ पड़ेगा, कनाडा में, इट इज इन कनाडा, वहां पर इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया, दैट वाज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बट द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय डब्ल्यू जे मॉर्गन। डब्ल्यू जे मॉर्गन ने पहली बार प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी दी, कहाँ पे थे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 1967 में। तो नाम याद रखना है, डब्ल्यू जे मॉर्गन ने दी कौन सी थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ना ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इट बेसिकली एक्सप्लेन कि जो कॉन्टिनेंट्स की प्रेजेंट पोजीशन है वो कैसे है और क्यों है। दो तीन बातें हैं जिन पर ये बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि जब दो दो प्लेट्स या तो पास पास आएंगी या दूर दूर जाएंगी, या फिर एक के साथ एक जो होती है वो मूव करेगी, यानी कि एक के साथ में एक जो होगी वो सिर्फ स्लिप करेगी एक दूसरे के ऊपर। This theory is based on the concept of sea floor spreading advocated by Harry Hess। ये भी याद रखना है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, हैरी हेस ने। देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब आ गई, डब्ल्यू मॉर्गन वो जो आपके वैगनर थे उन्होंने जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दे दी, बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको वो नहीं बता पाए थे। तो इन्वेंशंस और चल रहे थे, नई नई खोजें हो रही थी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो खोज हुई दैट वाज दी हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हैरी हेस ने कहा कि जो समुद्र का तल है वो कंटिन्यूसली स्प्रेड हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। ठीक है, जब उनकी ये बात निकल के सामने आई तो जो वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी वो ख़त्म हो गई, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह गया,
बिकॉज वेगनर की ये थ्योरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में नहीं बता पाती है। क्या कहते हैं हैरी हैश, सबसे पहले उनकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है। हैरी हैश कहते हैं कि जो समुद्र का तल है वो रेगुलर स्प्रेड होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। जैसे पहले ऊपर की तरफ ये पानी है और नीचे की तरफ क्या होगा, तल होगा, बेस होगा। जैसे किसी बाल्टी का बेस होता है या किसी टंकी का बेस होता है, ऊपर पानी भरा रहता है, नीचे क्या होता है उसमें बेस होता है। स्विमिंग पूल का ऊपर पानी भरा रहता है, नीचे आपका बेस होता है। समुद्र में भी क्या होता है, ऐसा ही होता है, ऊपर पानी भरा रहता है और जब आप पूरा नीचे तक अगर पहुंच जाते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है, बेस मिलता है, लैंड मिल रही होती है। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जैसे सपोज ये एक्स सी है, ठीक है, अभी इसका तल कितना है, इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, सपोज 2 सेंटीमीटर का है ना, एक्स सी है और इस समय इसका जो बेस है इट इज 2 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा थोड़े समय के बाद, आफ्टर अ सर्टेन टाइम में यहाँ पे मतलब ईयर्स ऑफ ईयर्स से है, कम से कम 30-40 मिलियन साल के बाद या 30 मिलियन साल के बाद ये जो समुद्र है इसका जो बेस है वो बढ़ करके 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा या हो गया। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो ओशन का बेस है वो कंटिन्यूसली स्प्रेड कर रहा है, फैलता चला जा रहा है। ठीक है, बट क्वेश्चन ये था, ओशन का बेस अगर फैल रहा है, ओशन का एरिया अगर फैल रहा है, उसका बेस अगर फैल रहा है, तो फिर लैंड का एरिया कम होना चाहिए। ठीक बात, यानी अगर ओशन स्प्रेड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी होटल के अंदर स्विमिंग पूल का एक फिक्स एरिया है, हम कहते हैं कुछ समय के बाद स्विमिंग पूल, आप मान लो 10 साल के बाद गए, आपने देखा पहले जब मैं आया था स्विमिंग पूल छोटा था, अब स्विमिंग पूल बहुत बड़ा हो गया। पहले इतने सारे लोग एक साथ इसमें नहीं नहा पाते थे, अब बहुत सारे लोग नहा लेते हैं। ठीक, मतलब कब बड़ा होगा स्विमिंग पूल का एरिया, जब होटल में रूम्स कम हो गए होंगे, या तो उसने अपने कैफे का स्पेस छोटा करा होगा या फिर उसने जो ओपन स्पेस था उसको छोटा करा होगा और स्विमिंग पूल के साथ में उसको मर्ज कर दिया होगा, क्योंकि होटल की जगह तो उतनी ही है जितनी पहले थी। सेम उसी तरीके से अर्थ पर जो लैंड है वो तो उतनी ही है जितनी पहले थी। 2/3 ओशंस को दे दी, 1/3 लैंड पर है। अब इन्होंने कह दिया कि जो सी फ्लोर है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो लैंड कम होनी चाहिए, लेकिन लैंड भी उतनी ही है और सी फ्लोर भी स्प्रेड कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तभी हो सकता है जब सी फ्लोर बढ़े और लैंड भी टूटती चली जाए साथ ही साथ। ठीक है, यानी कहीं पे सी फ्लोर बढ़े वहाँ पे लैंड कम हो जाए, दूसरी जगह सी फ्लोर कम हो वहाँ पे लैंड बढ़ जाए। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब ये सब एक प्लेट पर रखे हों, जैसे एक ये प्लेट है, दूसरी ये प्लेट है, ठीक है, इतनी पूरी लैंड है, यहाँ पर ओशन है, इधर पर आपका लैंड है। मैंने कहा ये जो है ये बढ़ के इतना लंबा हो गया, ठीक, यानी कि एरिया बढ़ गया है, तो इसको कम होना पड़ेगा ना, इसकी लैंड को या इसके एरिया को कम होना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा, मतलब कि लैंड एरिया कम होना चाहिए। बट मैं कह रही हूँ लैंड एरिया भी कम नहीं हो रहा है और सी फ्लोर भी स्प्रेड कर रहा है, इसका मतलब दूसरी जगह पर नया लैंड एरिया बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ अंदर घुसा और यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा आके इसमें चिपक गया। ठीक, ये अंदर चला गया तो ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, और दूसरा छोटा टुकड़ा आकर के इसमें चिपक गया तो लैंड का साइज भी उतना ही है और समुद्र का जो एरिया है वो भी स्प्रेड हो गया। सो दिस, ये सोचने के लिए लोगों को मजबूर किया सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने कि इस हिसाब से तो जो पूरी अर्थ की लिथोस्फीयर है वो सिंगल नहीं है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, छोटी छोटी प्लेट्स में, क्योंकि एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है, जो टुकड़ा आकर के चिपका है, तीसरा टुकड़ा वो है। तो यानी कि जो अर्थ की सरफेस है पूरी की पूरी, वो एक छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइड है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है, और ये जो टुकड़े हैं ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं और इस मूवमेंट को हम प्लेट टेक्टोनिक कह रहे हैं।
ठीक है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट निकल करके आया, ना हैरी हैश सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट देते और ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बाहर निकल के आती। ठीक, तो इसीलिए मानते हैं कि ये बेस है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग जिसे हैरी हैश ने दिया। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द वैगनर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। वैगनर क्या कह रहे थे कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही ड्रिफ्ट हो रहा है, एक बार ड्रिफ्टिंग हो गई अब खत्म, अब नहीं ड्रिफ्ट होंगे। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक ये कहती है रेगुलर हो रहा है। ठीक है, आज ये इतना था, ये अंदर घुस गया, ठीक, थोड़े समय के बाद ये वाला और बढ़ जाएगा, ये और अंदर घुस जाएगा, यहाँ पे बड़ा टुकड़ा आकर के जुड़ जाएगा। तो यानी कंटिन्यूअस आपकी जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं, कंटिन्यूअस उनमें मूवमेंट हो रहा है, ऐसी कहती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, नाउ दिस थ्योरी इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग। अब ये थ्योरी वैगनर की थ्योरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड माउंटेन बिल्डिंग, वोल्केनिक इरप्शन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेस, क्रस्टल डीफॉर्मेशन, इन सब के बारे में ये बताती है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, it is able to define or it is able to explain the volcanic eruption. No, it is not able to explain the volcanic eruption. crustal deformation के बारे में बताता है? नहीं। क्या ये माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बताता है? हाँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बताती है केवल, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी माउंटेन बिल्डिंग के बारे में भी बताती है, वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बताती है, ट्रेंचेस के बनने के बारे में बताती है कि खाइयाँ क्यों बन रही हैं उसके बारे में भी बताती है, और क्रस्टल डिफॉर्मेशन के बारे में भी बताती है। क्रस्टल डिफॉर्मेशन का मतलब है कहीं की क्रस्ट टूट जाना, कहीं पर नई क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाना। डिफॉर्मेशन मतलब दोबारा से बनना। अब क्या हो रहा है, अगर सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है तो सी में नया क्रस्ट ऐड हो रहा है ना, न्यू क्रस्ट ऐड हो रहा है, वहाँ पे क्रस्ट का डीफॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टूट रही है। किसी दूसरी जगह पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा और ओशेनिक क्रस्ट क्या हो रही होगी, नीचे गिर रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द क्रस्टल डिफॉर्मेशन। इन चारों इन्फॉर्मेशन को ये देती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दैट इज व्हाई इट इज मोर एडवांस देन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब क्या कहती है ये थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सम मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स। अर्थ की जो क्रस्ट है वो कुछ मेजर प्लेट से बनी है, कुछ माइनर प्लेट से बनी है। फॉर एग्जांपल हमारा ये फ्लोर कैसा है, क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट है, क्योंकि सरफेस है, क्या है, क्रस्ट है। अब ये जो हमारी क्रस्ट है, अर्थ की ये जो क्रस्ट है या ये जो हमारा फ्लोर है, ये कुछ बड़े टाइल्स से बना है, ये जो लगे हुए हैं कुछ छोटे टाइल्स से भी बना हुआ है जो साइड में लगे हुए हैं। ठीक है, यही कहा गया कि जो अर्थ की क्रस्ट है इट इज मेड अप ऑफ सम मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स। कुछ मेजर प्लेट से मिलकर के बनी है, कुछ माइनर प्लेट से मिलकर के बनी है, और नाम दे दिए गए हैं उसको जिस प्लेस पर वो हमें मिल रही है प्लेट। जैसे अगर मैं इस टाइल्स पर खड़ी हो जाऊँ तो ये सीमा मानू का टाइल्स, आप उधर खड़ी हो जाएं तो ये आपका टाइल, तो यानी ये प्लेट किसकी हो गई, एरिया हम नहीं डिवाइड कर देते हैं, ये वाला एरिया हमारा, ये वाला एरिया तुम्हारा, इस तरीके से। तो वैसे ही यहाँ पर बिग प्लेट्स बता दी गई हैं और माइनर प्लेट्स बता दी गई, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, जहाँ पे पैसिफिक ओशन होगा उस प्लेट को नाम दे दिया पैसिफिक प्लेट, जहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया होंगे उसे नाम दे दिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। तो इस तरीके से मेजर प्लेट्स भी हैं और माइनर प्लेट्स भी हैं जिससे मिलकर के पूरी अर्थ की जो क्रस्ट है वो बनी हुई है। याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है डायग्राम से कि कौन कौन सी मेजर प्लेट है, कौन कौन सी माइनर प्लेट्स है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले नाज़का प्लेट, ये पूछी गई है पहले भी, नाज़का प्लेट किस किस प्लेट के बीच में पड़ रही है, नाज़का प्लेट, तो इट इज इन बिटवीन पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, देन छोटी प्लेट पूछी जाती है कोकोस प्लेट,
किस किस के बीच में, तो अगेन पैसिफिक प्लेट और ये वाली जो प्लेट है आपकी पूरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उसके बीच में पड़ती है आपकी कोकोस प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अरेबियन प्लेट, अरब का जो इलाका है ये वाला, सऊदी अरब का इलाका। देन अफ्रीकन प्लेट, नीचे की तरफ एंटार्क्टिक प्लेट। देन उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो जावा ट्रेंच किस में प्रेजेंट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, जावा ट्रेंच इज इन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देन यूरेशियन प्लेट, देन छोटी छोटी प्लेट एल्यूटियन ट्रेंच या प्लेट ये भी है यहाँ पर, ये सब कहाँ पर है, तो दे ऑल आर इन दी पैसिफिक प्लेट। कहाँ पर है, पैसिफिक प्लेट में। सबसे बड़ी प्लेट हमें कौन सी दिखाई दे रही है, पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट में क्या कोई भी लैंड का पार्ट आ रहा है, कोई भी कॉन्टिनेंट आ रहा है, नहीं, इसमें कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे साउथ अमेरिकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसमें कॉन्टिनेंट के साथ साथ ओशन का हिस्सा भी आ रहा है। यानी कि जो प्लेट्स हैं वो कैसी हैं, मिक्स्ड है। किसी एक प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ पानी भी है, किसी एक प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ लैंड भी है, और किसी एक प्लेट पर लैंड और पानी दोनों है। ठीक है, सो वी कैन नॉट से कि हमारे पास में एक ही टाइप की प्लेट्स हैं। वेरियस टाइप्स की प्लेट्स में डिवाइडेड है अर्थ की क्रस्ट, कई टाइप की वेरियस टाइप्स की प्लेट में, दे आर नॉट यूनिफॉर्म बाय नेचर। और इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अर्थ की जो क्रस्ट है it is divided into some major plates and minor plates, and the nature of these plates is not uniform, is not same। सारी प्लेट्स का नेचर सेम नहीं है, किसी प्लेट पर लैंड अकेली है, किसी प्लेट पर पानी अकेला है, किसी प्लेट पर लैंड और पानी दोनों है। ठीक है, ये भी बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, और मेजर और माइनर प्लेट्स एक बार याद कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाउ उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं, every plate is having the width of 70 to 100 kilometer। most of the plates are constructed by both oceanic crust and continental crust। ज़्यादातर प्लेट कॉन्टिनेंटल और ओशेनिक दोनों टाइप की है, मतलब उन पे लैंड भी है और ओशन भी है। बट कुछ प्लेट्स ऐसी भी है जिसपे लैंड अकेली है और जिसपे ओशन अकेला है। These plates are floating upon a asthenosphere of metal which is in the plastic state, having high density in comparison of these plates। हमने जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखा था तब मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो चीज़ हल्की होती है वो भारी पर तैरती है, जो हल्की होगी वो तैरेगी, जो भारी होगा वो नीचे बैठता है। जैसे पत्थर पानी से भारी होता है, फेंकिएगा तो आपको अंदर घुस जाएगा पानी के, लेकिन कागज पानी से हल्का होता है तो इसीलिए पानी के ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो प्लेट्स हैं इनकी डेंसिटी कम है और एस्थेनोस्फीयर की डेंसिटी ज़्यादा है, तभी ये प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रही हैं, तैर रही हैं। और तैरने की वजह से ही ये एक दूसरे से टकरा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे कभी पानी में आप, आजकल तो बारिश का मौसम है, पानी बहुत जगह भरा होता है, या नदी वगैरह में आप जाएंगे, नाव छोड़ेंगे, ठीक है, आप और आपकी फ्रेंड दोनों साथ में नाव छोड़िए, नाव तैरेगी, पानी के ऊपर तैरेगी, तैरते हुए आपकी नाव और आपकी फ्रेंड की नाव कभी पास पास आ जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद हवा चलेगी तो थोड़ा दूर हो जाएगी, कभी दोनों बिल्कुल अगल बगल खड़ी हो जाएंगी, या दोनों बिल्कुल एक साथ में अगल बगल होंगी, और ऐसे ऐसे हमें लगेगा उसकी आगे निकलेगी या मेरी आगे निकलेगी, बिल्कुल दोनों एक साथ कैसे चल रही होंगी, पैरेलल चल रही होंगी। ऐसा मूवमेंट आपको दिखाई देता है। सेम यही मूवमेंट अर्थ पर हो रहा है, प्लेट्स का यही मूवमेंट हो रहा है जब वो तैर रही हैं इसके ऊपर। जैसे और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूँ, हालांकि सुबह है तो नाश्ता वाश्ता सब लोग करके आए होंगे, गुलाब जामुन का जो आपका बॉक्स होता है पूरा, होता है किसी बड़े से भगोने में, जब गुलाब जामुन रखे होते हैं, आप हल्का सा टच करिए, थोड़ी देर के बाद दो गुलाब जामुन आपस में टकराएंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर दो टकराएंगे, फिर दूर जाएंगे, कुछ अगल बगल बिल्कुल रहेंगे। तो इस टाइप का जो चीज़ें आपने देखी होंगी, बिल्कुल उसी तरीके से गुलाब जामुन क्या है, हल्का है, चाशनी क्या है, भारी है। तो
तो गुलाब जामुन चाशनी के ऊपर क्या हो रहा है, तैर रहा है, तैरता है। फिर हम उसको चमचे से ऐसे दबाते हैं अंदर की तरफ कि जाओ उसमें, जिससे कि उसमें रस भर जाए और वो भी भारी हो जाए। जब उसके अंदर पूरा रस भर जाता है, वो भारी हो जाता है, फिर नहीं तैरता। अब आपको तैरता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तब जब हम उसे अंदर डाल रहे होते हैं तो दो गुलाब जामुन आपस में टकराते हैं, दूर भी जाते हैं, साथ में भी रहते हैं। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन दी अर्थ के क्रस्ट पर हो रहा है। प्लेट्स आपस में टकरा भी रही हैं, दूर भी जा रही हैं और साथ साथ पैरेलली भी मूव कर रही हैं। हैविंग हाई डेंसिटी इन कंपैरिजन टू दीज प्लेट्स, यानी प्लेट्स की डेंसिटी कम है और एस्टेनोस्फीयर की डेंसिटी ज़्यादा है। अब देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ मोशन बिटवीन दी प्लेट्स। अब ये जो प्लेट्स हैं कैसी हैं, लेस डेंस हैं, एस्टेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं। उनमें तीन तरीके का मोशन हो सकता है, तीन तरीके का मूवमेंट हो सकता है। पहला डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब दूर जाएंगी, कन्वर्जेंस मतलब पास आएंगी, और ट्रांसफॉर्म यानी कि एक साथ पैरेलली एक दूसरे के साथ में मूव कर रही होंगी। तो तीन तरीके के मोशन हो सकते हैं। इसकी वजह से प्लेट्स के मूवमेंट में तीन तरीके के मोशन हो सकते हैं। अब इन रीजन क्या है, क्यों मोशन हो रहा है, क्यों प्लेट्स पास आ रही है, क्यों प्लेट्स दूर जा रही हैं, और क्यों प्लेट्स एक साथ में मूव कर रही हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस मूवमेंट या मोशन। ये प्लेट्स मेडअप है लाइट रॉक से, एंड एस्थेनोस्फीयर जो उसके नीचे है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। नीचे डेंसिटी ज़्यादा, ऊपर डेंसिटी कम, हल्की है। हल्की है तो तैर रही है, जब तैर रही है तो स्टेबल नहीं है, दैट इज वाई क्या कर रही है, मूव कर रही है। As the asthenosphere is having high density, the low density rocks of lithosphere are moving above it. तो प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेट्स में मूवमेंट हो क्यों रहा है, सो रीजन इज द डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, आपको दिया जाएगा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स के मूवमेंट का कारण क्या है, सो इट इज द डिफरेंस इन डेंसिटी। प्लेट्स की डेंसिटी कम है, एस्थेनोस्फीयर की डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से वो उसके ऊपर तैर रही है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें, बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ लावा ऑन द क्रस्ट इट एक्वायर स्पेस आफ्टर कूलिंग एंड बिकमिंग द रीजन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट। एक कारण हमने देखा कि जो डेंसिटी है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो प्लेट है वो मूव कर रही है। एक और रीज़न हो सकता है, जब दो प्लेट दूर गई, जैसे दो नाव दूर गई, बीच में से तीसरी नाव और डाल दी। ठीक है, क्या हुआ, अब ये बीच वाली नाव क्या करेगी, इधर वाली को भी धक्का देगी, इधर वाली को भी धक्का देगी। ठीक है, यानी जब ये दो प्लेट्स दूर गई तो हमने क्या देखा था, जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा था, जैसे ही ऊपर की रॉक्स का प्रेशर रिलीज होता है नीचे से लावा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये दो रॉक्स जब दूर चली गई, प्रेशर रिलीज हुआ, नीचे टेम्परेचर अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मेल्टिंग हो गई। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, मटेरियल की मेल्टिंग हो गई, लावा फॉर्मेशन हो गया और लावा बाहर आ गया। ये दो प्लेट थी, बीच में क्या आ गया, लावा। ठीक है, जैसे हम लोग डांस वगैरह कुछ करते हैं तो रो में दो लोग खड़े हैं आराम से अगल बगल, अच्छे से अपना सारा मूवमेंट जो है वो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कभी एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं, उस तरीके से डांस कर रहे हैं। सडनली बीच में कोई तीसरा आ जाए, घुस जाए बीच में, ऐसा होता है ना बारात वगैरह में, अक्सर ऐसा होता है, आप बहुत अच्छे से डांस कर रहे हो मज़े से और बीच में कोई आ जाता है अचानक से, आपका सारा डांस गड़बड़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके स्टेप्स उसके बीच में आ जाने से वो आपको बार बार धक्का दे रहा है, आपकी फ्रेंड को भी धक्का दे रहा है, आपको भी धक्का दे रहा है, तो ना तो आप अच्छे से डांस ही नहीं कर पा रहे। सो इट इज हैपेंस लाइक दैट, मतलब ये मूवमेंट किसकी वजह से और हुआ, बिकॉज ऑफ द लावा जो बाहर आ गया। सो वन रीजन वॉज द डेंसिटी डिफरेंस, अनदर रीजन वॉज द लावा अपवेलिंग, जो कि दो प्लेट्स के दूर जाने की वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से, जब लावा ऊपर आया उसने स्पेस घेरा, और जब उसने स्पेस घेरा तो उसने प्लेट्स को और दूर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, but the most satisfactory explanation of the movement of plate can be seen in the convection current, but हम इन दोनों से ही सेटिस्फाइड नहीं हैं और हम एक तीसरा व्यू पॉइंट देते हैं, दैट इज कन्वेक्शन करंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दो प्लेट्स, एक प्लेट ये थी, दूसरी प्लेट ये थी, डेंसिटी डिफरेंस है नीचे,
डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर डेंसिटी कम है, तो ये क्या कर रही है, तैर रही है। ठीक, आराम से तैर रही है। ये तैर रही थी, इसके बगल में एक और प्लेट आ गई, ठीक है, और इस साइड में भी एक प्लेट आ गई। अब इसने दोनों ने इसको पुश किया तो इसके मूवमेंट पर इफेक्ट आया। दूसरी बात हमने ये कही कि जब बीच में कोई घुस जाता है आकर के तो फिर प्लेट्स का मूवमेंट हो सकता है, इसलिए प्लेट का मूवमेंट हो रहा होगा, डेंसिटी की वजह से नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तीसरी बात ये कही गई, ऐसा भी तो हो सकता है ये प्लेट्स ना तो डेंसिटी डिफरेंस हो, ना बीच में कोई आया हो उसकी वजह से दिक्कत हो, सडनली करंट लग गया हो, कन्वेक्शन करंट, तो भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। डेफिनेट सी बात है। तब भी क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मोशन करेंगे। सो द कन्वेक्शन करंट थ्योरी वेल एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। यानी कि ये जो प्लेट्स का मूवमेंट है इसके पीछे डेंसिटी डिफरेंस भी कारण है। डेंसिटी में जो अंतर है उसकी वजह से भी हो रहा है, बट उसकी वजह से कम हो रहा है। दूसरा, बीच में लावा आ गया है, नीचे से निकल करके कोई आ गया है, उसकी वजह से भी मूवमेंट हो रहा है, ये भी सही है। बट द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इज द कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट है जो इन प्लेट्स को मजबूर करती हैं मूव करने के लिए, मोशन करने के लिए, आपस में टकराने के लिए, दूर जाने के लिए। ठीक, क्लियर है। नाउ व्हाट इज दिस कन्वेक्शन करंट और कहाँ से आती है ये कन्वेक्शन करंट? कंसेप्ट ऑफ आर्थर होम्स, जो आर्थर होम्स थे इन्होंने दिया कन्वेक्शन करंट का कॉन्सेप्ट, और ये बताते हैं हाउ द कन्वेक्शन करंट फॉर्म्स एंड ये कन्वेक्शन करंट क्यों प्लेट्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि फिर से वही दिक्कत थी कि अगर प्लेट बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं है, प्लेट का मास बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, जिसकी वजह से एक कोई बीच में आ गया तो उसके मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा असर पड़े। जैसे दो लोग अगर बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं, कोई हल्का फुल्का सा इंसान बीच में आया और बगल वाले बहुत मजबूत है, उसी को दबा देंगे, उनके डांस पर कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। डेफिनेट सी बात है, उनके डांस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो बीच में आया है वो उसी को दबा देंगे। ठीक है, तो फिर बीच में आया लावा अगर थोड़ा सा भी बाहर निकल करके आया है और बगल वाली प्लेट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर उनके मूवमेंट में कोई असर ही नहीं पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बहुत मजबूत फोर्स है, जो प्लेट्स को, इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी प्लेट्स को मूव करने के लिए विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। ठीक है, एंड दैट फोर्स इज कन्वेक्शन करंट। करंट में ही उतनी ताकत है, एक्चुअली में जो बिजली का करंट होता है उसी में उतनी ताकत है। ठीक है, कितनी भी भारी से भारी चीज़ हो, कितना भी भारी से भारी आपका सामान हो, करंट लगने पर ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि करंट में बहुत ज़्यादा पावर होती है। आप देखो ना, एक शॉर्ट सर्किट होने से पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है एकदम। ठीक, यानी कि कन्वेक्शन करंट हैज़ दी पावर जो इन दो बड़ी बड़ी प्लेट्स को मूव कर सकती है, पास ला सकती है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ड्यू टू द अब कन्वेक्शन करंट बनती कहाँ से है, कैसे फॉर्मेशन होता है कन्वेक्शन करंट्स का? According to this theory, due to the destruction of radioactive elements below the crust, the normal temperature is increasing and it is being absorbed by the elements which is creating the convection current. कहाँ से बनी convection current? अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर। ये क्रस्ट बाहर वाली लेयर, यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रेजेंट है। जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनकी टेंडेंसी क्या है, कंटिन्यूस रेडिएशन निकालना, एंड दैट इज व्हाई दे आर रेडियो एक्टिव मटीरियल, और इसीलिए ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस रेडिएशन निकालते जा रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। यहाँ का पार्टिकल
बढ़ा टेम्परेचर लेके ऊपर जाएगा, ऊपर का ठंडा नीचे आएगा, नीचे का फिर ऊपर जाएगा, ऊपर का फिर नीचे आएगा, दैट मेक्स अ सेल। इससे क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है, एक कन्वेक्शन बन जाता है। इसी से ही जो करंट जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। जैसे फॉर एग्जांपल तब मैंने तब भी आपको बताया था, अगर हम भगोने में पानी रख देते हैं उबलने के लिए, थोड़ी देर के बाद प्लेट ढकते हैं उस पर हम अच्छी खासी, प्लेट ढकते हैं भारी एकदम, थोड़ी देर के बाद जब पानी उबलने लगता है तो पहले प्लेट ऐसे हिलेगी, ऐसे हिलनी स्टार्ट हो जाती है प्लेट, हमें लगता है हाँ पानी उबल रहा है, उबलता है उबलता है उबलता है उबलता है, थोड़ी देर बाद प्लेट गिर जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, गिर जाती है, वापस से प्लेट को रखिए, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दीजिए, बट पानी को उबलने दीजिए, लगातार उबलने दीजिए उबलने दीजिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पत्थर भी हट जाएगा, प्लेट भी हट जाएगी और भगोना खुद नीचे गिर जाएगा। कुकर फट जाता है ना, प्रेशर कुकर फट जाता है, कैसे फटता है, ऐसे अंदर इतना सारा कन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाता है कि कुकर भी फट जाता है। यही सेम मतलब इतना भारी बर्तन, इतना भारी कुकर जो फट गया, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शन करंट की वजह से। सो यही हो रहा है अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है रेगुलर रेडिएशन एमिट कर रहा है, रेडिएशन एमिट होने से अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, एलिमेंट्स टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ले रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, ये कन्वेक्शन सेल बन रहा है और यही कन्वेक्शन करंट को जनरेट कर रहा है। एंड दैट कन्वेक्शन करंट इज पुशिंग द प्लेट्स टू डाइवर्ज, टू कन्वर्ज, टू ट्रांसफॉर्म, और यही कन्वेक्शन करंट हेल्प कर रहा है प्लेट्स को डाइवर्ज करने में, कन्वर्ज करने में और ट्रांसफॉर्म करने में। क्लियर है? तो यही इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है। दीज कन्वेक्शन करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। Now, these waves are so powerful that they can pull the plates. वो प्लेट्स को खींच सकते हैं, अपनी तरफ पुल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दे कैन डिवाइड द प्लेट। जब प्रेशर कुकर फटता है तो हर उसका जो टुकड़ा टुकड़ा होता है अलग हो जाता है, हर पार्ट अलग अलग हो जाता है, इतना तेज उसके अंदर कन्वेक्शन करंट बनता है। डिवाइड द प्लेट और दे कैन फोल्ड द प्लेट, फोल्ड भी कर सकता है, मोड़ भी सकता है, ठीक है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट देयर कैन बी इमर्जेंस ऑफ थ्री मार्जिन। अब मूवमेंट हो रहे हैं, मूवमेंट के पीछे हमें फोर्स पता चल गया, तीन तरीके के मूवमेंट पता चल गए कि या तो प्लेट्स तो आकर के मिलेंगी, डाइवर्ज करेंगे, या तो दूर जाएंगी, या फिर साथ साथ एक दूसरे के साथ साथ पैरेलली मूव करेंगी। अब जब भी कभी दो प्लेट्स में मूवमेंट होगा तो क्या बनेगा, मार्जिन। क्या बनेगा, मार्जिन, किनारा बनेगा ना। जैसे दो लोग, एक लेडी ये, दूसरी लेडी, एक ये दोनों मूव करेंगी ऐसे, या तो ये एक दूसरे के पास आएंगी तो ये क्या बना, मार्जिन, ये क्या बना, मार्जिन, या ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी तब भी ये क्या बना, मार्जिन, ये क्या बना, मार्जिन, या दोनों एक दूसरे को पैरेलली साथ साथ कर रही होंगी तो भी ये क्या बनेगा, मार्जिन। यानी जब भी कभी मूवमेंट होगा तो क्या फॉर्म होता है, मार्जिन। अब जब तीन तरीके के मूवमेंट हैं तो तीन तरीके के मार्जिन बनेंगे। पहला मार्जिन बाउंड्री, पहली ट्रांसफॉर्म मार्जिन, दूसरी डाइवर्जेंट मार्जिन, तीसरी कन्वर्जेंट मार्जिन। यानी तीन मूवमेंट होते हैं प्लेट्स में, मूवमेंट होने के पीछे रीजन इज कन्वेक्शन करंट का फॉर्मेशन, ठीक है। शुरू से अगर हम देखें तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में उन्होंने कहा इमर्ज कहाँ से हुआ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से। हैरी हैश ने कहा कि जो समुद्र का तल है वो स्प्रेड कर रहा है। तब फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई और सबसे पहले उन्होंने ये माना कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो माइनर और मेजर प्लेट्स में डिवाइड है। ये प्लेट्स कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं, मूव करने के पीछे कारण है डेंसिटी डिफरेंस, लावा का बाहर आना, एंड द थर्ड इज कन्वेक्शन करंट। इन मूवमेंट की वजह से तीन तरीके के मूवमेंट हैं, या तो दो प्लेट पास आएंगी, या दो दूर जाएंगी, या पैरेलली एक के साथ आपस में मूव करेंगी। जब ये प्लेट मूव करती हैं तो तीन तरीके के मार्जिन बनते हैं, ट्रांसफॉर्म मार्जिन, डाइवर्जेंट मार्जिन और कन्वर्जेंट मार्जिन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब सबसे पहली जो मार्जिन आती है दैट इज ट्रांसफॉर्म मार्जिन, यानी कि
एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ साथ मर्ज करें, एक दूसरे के साथ साथ मूव करें। ठीक, जैसे हम क्या कर रहे हैं, अर्थ की सरफेस पर चल रहे हैं, तो सरफेस के साथ में हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ मूव कर रहे हैं। एक पैर आगे करते हैं, एक पैर पीछे करते हैं, एक आगे करते हैं, एक पीछे करते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, पैरेलली मूव कर रहे हैं सरफेस के साथ साथ। तो इसी तरीके का जो मूवमेंट है वो प्लेट्स कर रही हैं। It is also known as conservation margin. These are the margins at which the plates can neither gain nor lose surface area. इन मार्जिन को, इस मार्जिन को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन मार्जिन कहते हैं, क्योंकि इस स्थिति में जो आपका क्रस्ट है उसे ना तो सरफेस एरिया मिल रहा है, जैसे एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, या फिर एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये दोनों ऐसे ऐसे मूव करें, इस तरीके से मूव करें, तो ना तो सरफेस को कुछ मिल रहा है, नया ऐड भी नहीं हो रहा, और ना सरफेस पे कुछ लॉस हो रहा है, यानी ना तो क्रस्ट नया बनता है और ना ही बना हुआ क्रस्ट टूटता है। सो नो लॉस नो प्रॉफिट, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं कंजर्वेशन मार्जिन, क्योंकि ना कुछ लॉस हो रहा है सरफेस से और ना ही सरफेस को कुछ मिल रहा है। Neither gain nor lose surface area but simply slips and pass from each other. लेकिन सिंपल क्या कर रही है, स्लिप कर रही है और एक दूसरे से पास कर रही है। ठीक है, These margins have potential for earthquakes. लेकिन इन मार्जिन पर अर्थक्वेक का पोटेंशियल तो होगा। इस पर मेरा घर है, इधर वाली पर आपका घर है, ये है। ठीक, ये ऐसे मूव करी, ये ऐसे मूव करी, ये ऐसे मूव करी, ये ऐसे मूव करी, आप हिलेंगे, आपका घर हिलेगा, अर्थक्वेक आएगा, आएगा, डेफिनेट सी बात है। तो क्या आएगा, दे हैव पोटेंशियल फॉर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आएगा, बट वोल्केनो लाइक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी फॉर्म, वोल्केनो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कोई भी गैप नहीं बन रहा है ना, कोई भी गैप नहीं बन रहा, छोड़ ही नहीं रहा है सरफेस को, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लावा कहाँ से निकलेगा, तो जब लावा नहीं निकलेगा तो फिर वोल्केनो क्यों होएगा। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म मार्जिन होते हैं, दे आर द मार्जिन्स, इनमें ऐसा मूवमेंट होता है, प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल से फ्लिप करती हैं, ना पास जाती हैं ना दूर जाती हैं, इनकी वजह से अर्थक्वेक तो आते हैं बट वोल्केनो देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि अर्थ की क्रस्ट पर जहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म मार्जिन्स हैं वहाँ पर अगर हमें वोल्केनो दिखाई दे रहा है तो पॉसिबल नहीं है, नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, जहाँ पर या तो कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। हाँ, लेकिन ट्रांसफॉर्म मार्जिन्स पर अर्थक्वेक मिल सकते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बट वोल्केनो की पॉसिबिलिटी हमें वहाँ पर नहीं मिलती। नेक्स्ट मार्जिन आती है, जैसे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है समझने के लिए, हम ये भी देख सकते हैं। ये दो प्लेट है, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, दोनों एक के साथ में पैरेलली मूव कर रही हैं। इस प्लेट पर भी लैंड सरफेस है और इस प्लेट पर भी लैंड सरफेस है, तो ना तो कुछ लॉस हो रहा है ना कुछ गेन हो रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलली रन कर रही हैं। बट यहाँ पर रहने वाली है, यहाँ की जो बिल्डिंग है उसमें भी हलचल होगी, यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसमें भी हलचल होगी, जिसकी वजह से अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी है बट वोल्केनो नहीं आ सकते। अब नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज डाइवर्जेंट मार्जिन। डाइवर्जेंट मार्जिन का मतलब है जब दो प्लेट दूर जाएंगी, जब दो प्लेट दूर जाएंगी तो हम उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट मार्जिन। इट इज ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्शन मार्जिन। इसे हम कंस्ट्रक्शन मार्जिन कहते हैं क्योंकि जब दो प्लेट दूर जाएंगी बीच में हिस्सा खाली होगा तो नीचे से लावा निकलेगा, सरफेस पर जम जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन मार्जिन। दो प्लेट दूर गई, ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट से दूर गई, बीच में एरिया खाली हुआ तो नीचे से वोल्केनो आ गया और ऊपर आकर के लावा सेटल हो गया, तो क्या हुआ, सरफेस बनी, नई सरफेस बनी, नए सरफेस का कंस्ट्रक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन मार्जिन। या फिर स्प्रेडिंग मार्जिन भी कह सकते हैं। क्या हुआ, मार्जिन बढ़ गया, इधर हो गया। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ गई। एज इट क्रिएट्स न्यू लैंड इफ दिस डाइवर्जेंस अकर बिटवीन द टू ओशनिक प्लेट। अब देखिए, जो डाइवर्जेंस है
वो या तो दो ओशनिक प्लेट के बीच में हो सकता है, यानी इधर भी ओशन इधर भी ओशन, और ये दोनों एक दूसरे से दूर चली जाए, ठीक है। दूसरी बात, बिटवीन द टू ओशनिक प्लेट सी फ्लैट फ्लोर स्प्रेडिंग कैन बी सीन, और किस किस के बीच में हो सकता है, ये ओशन ये कॉन्टिनेंट, तो वो दूर चली जाए तो हो सकता है डाइवर्जेंस। तीसरा क्या हो सकता है, ये कॉन्टिनेंट ये भी कॉन्टिनेंट, ये दूर चली जाए, हो सकता है। यानी कि डाइवर्जेंस, दूर जाना, तीन टाइप का हो सकता है। पहला, जब ओशन प्लेट से दूर जाए, ठीक है। दूसरा, जब ओशन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से दूर जाए। और तीसरा, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से दूर जाए, ठीक है। समझ रहे बात को। अब पहली बात, जब ओशनिक प्लेट से दूर जाएगी, ये भी ओशन ये भी ओशन, दोनों दूर गई, क्या हुआ, सी फ्लोर बढ़ गया, समुद्र का तल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या कॉन्सिक्वेंस मिला हमें, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि जब दो ओशनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो समुद्र का तल बढ़ जाएगा, सी फ्लोर स्प्रेड हो जाएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ रिजेस कैन बी सीन इन दी ओशंस और ट्रेंचेस कैन बी सीन इन दी ओशंस। और हमें क्या मिल सकता है, फॉर्मेशन ऑफ रिजेस, रिजेस मतलब दरारें, रिजेस मतलब दरारें, या रिजेस का यहाँ पर मतलब है बेसिकली दरारें नहीं, जब वोल्केनो निकलेगा क्या होगा, ये प्लेट थी, अच्छे से बना करके दिखाती हूँ आपको। एक ओशनिक प्लेट ये है, दूसरी ओशनिक प्लेट ये है, 1 2, अब ये दोनों पास है, ठीक है। ये वाली इधर गई, ये वाली इधर चली गई, क्या हुआ, ये बीच में गैप बन गया, ठीक है, गैप बन जाएगा। ये वाली इधर चली जाएगी, अब ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, बीच में क्या होगा, गैप हो गया। पहले समुद्र का तल इतना था, 2 सेंटीमीटर, ये सी फ्लोर होगा। अब सी का फ्लोर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, यानी कि सी फ्लोर क्या हुआ, स्प्रेड हो गया, समुद्र का तल क्या हो गया, बढ़ गया। और दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, रिजेस। अब रिजेस क्या है, जब ये प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट से दूर जाएगी, प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर हट रहा है रॉक्स का, यहाँ क्या आएगा, वोल्केनो, तो क्या बन जाएगा, चेन, वोल्केनिक चेन। So what is ridges actually? Ridges are the mountains that are submerged in the ocean. Ridges माउंटेन्स हैं जो समुद्र के अंदर डूबी हुई हैं। Ridges are the mountains that are submerged in the ocean. हमें माउंटेन्स जब ओशन के अंदर डूबी हुई दिखाई देती है तो हम उन्हें बोलते हैं रिजेस। फॉर एग्जाम्पल मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है। अब देखो, ये ओशन था, ये ओशन था, इन दोनों ओशन के बीच में मिड में क्या बन गई, माउंटेन चेन, ये क्या कहलाएगी, मिड ओशनिक रिज। क्यों बनी है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट। जब एक ओशनिक प्लेट दूसरी ओशनिक प्लेट से दूर चली जाएगी तो प्रेशर रिलीज होगा, नीचे से लावा बाहर निकल के आएगा, जब लावा बाहर निकल के आएगा तो क्या बनेगा, माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन बनेगा। और उन माउंटेन को हम बोलते हैं रिजेस, क्योंकि वो कहाँ सबमर्ज्ड है, समुद्र में, ठीक है। तो क्या फॉर्मेशन हुआ, मिड ओशनिक रिजेस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब तीसरी बात, अगर ये दो प्लेट एक दूसरे से दूर गई हैं, ये एक दूसरे से दूर गई हैं और बीच में गैप बना है, बीच में गैप बना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर प्लेट अंदर घुसी भी तो होगी, अंदर घुसी होगी ना। जैसे मैंने कहा था ये प्लेट इस प्लेट से दूर जाएगी, सी का फ्लोर स्प्रेड हो गया, बट अर्थ की सरफेस की लंबाई उसकी चौड़ाई वो तो उतनी ही है, तो इस प्लेट को क्या होना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन होना पड़ेगा, तो क्या फॉर्म हुआ, ट्रेंच। देखो ट्रेंच, मैंने बताया था उल्टा माउंटेन, इस ट्रेंच, यानी ये प्लेट दोनों दूर गई हैं तो कहीं दूर दूसरी प्लेट 3 नंबर की प्लेट अंदर घुस गई होगी, अंदर चली गई होगी।
अर्थ के अंदर घुस गई होगी, ये क्या बना गई, ट्रेंच, दिस इज ट्रेंच, ठीक है। यानी जब दो ओशनिक प्लेट में डाइवर्जेंस होता है तो हमें क्या क्या बनता हुआ दिखाई देता है। पहली बात, सी का फ्लोर स्प्रेड करेगा। दूसरी बात, हमें और क्या दिखाई देगा, ट्रेंचेस। तीसरा, मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है। तीन चीज़ें हमें बनती हुई दिखाई देंगी। होगा क्या, आएगा क्या, अर्थक्वेक आएगा। ये प्लेट इस प्लेट से दूर जाएगी, मूवमेंट है तो अर्थक्वेक आएगा, वाइब्रेशन फील होगा। यहाँ पर जो बिल्डिंग होगी, यहाँ पे जो बिल्डिंग होगी, कोई भी खड़ा होगा यहाँ पर ओशन के ऊपर, अगर ये प्लेट दूर जा रही होगी तो इसे अर्थक्वेक फील होगा, होगा, ठीक है। दूसरी बात, क्या बनेगा, वोल्केनो, क्योंकि नीचे से क्या निकल रहा है, लावा। तो जब दो ओशनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वोल्केनो आएगा, अर्थक्वेक आएगा, रिजेस बनेंगे, ट्रेंचेस बनेंगे, और साथ ही साथ सी का फ्लोर स्प्रेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। कॉन्सिक्वेंस इसका क्या क्या होगा ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये है डाइवर्जेंस। यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, दोनों ओशनिक क्रस्ट है, ये भी ओशनिक क्रस्ट है, ये भी ओशनिक क्रस्ट है। जब दोनों एक दूसरे से दूर गई तो नीचे से मैग्मा बाहर आ गया, लावा बाहर आ गया, समुद्र का जो तल था वो बढ़ गया, फैल गया, और क्या बने, रिजेस बने। रिजेस के साथ साथ कहीं दूसरी जगह पर क्या बन रहे होंगे, ट्रेंचेस बन रहे होंगे, ठीक। नाउ if the divergence is taking place between two continental plates, the formation of trenches or new seas can be seen. अब दो कैसी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है, दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ठीक, स्प्रेड हो रही है, दूर जा रही है, यानी कि सरफेस पर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो किसी दूसरी जगह कंस्ट्रक्शन कम हो रहा होगा, डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा, तो ट्रेंच तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट, दोनों दूर गई, सरफेस बढ़ी, नीचे से वोल्केनो ऊपर आया आया, अब ये दोनों दूर चली गई तो कहीं पर सरफेस क्या हो रही, डिस्ट्रक्ट हो रही होगी, तो क्या फॉर्मेशन होगा, ट्रेंच का। तो ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ, वोल्केनो आएगा, अर्थक्वेक आएगा। अब जब ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट दूर चली गई तो इनके चारों तरफ जो पानी भरा हुआ था वो कहाँ आएगा, यहीं पे घुसेगा, इसी जगह पे घुसेगा, यानी कि ये दोनों दूर गई और बीच में नया सी हमें बना हुआ दिखाई दे गया, नया ओशन हमें बना हुआ दिखाई दे गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इससे क्या होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब दूर जाती हैं तो ट्रेंचेस बनते हैं और नए सीज का, नए समुद्रों का निर्माण होता है, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनो भी आते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन है, इफ वन ओशनिक प्लेट और वन कॉन्टिनेंटल प्लेट डाइवर्ज। अब यहाँ ये बताइए क्यों हमने इसका डाइवर्जेंस नहीं दिया है। मैंने क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ आपको कि एक ओशनिक प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट से दूर जा रही है। क्या एक ओशनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से दूर जा सकती है या नहीं जा सकती है? इज दैट पॉसिबल, द डाइवर्जेंस बिटवीन अ कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट के बीच में डाइवर्जेंस हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्या देखा था हमने जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, ओशनिक क्रस्ट कैसी है, हल्की की भारी, भारी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसी है, हल्की। तो जब एक हल्का आदमी और एक भारी आदमी आमने सामने होंगे तो दूर जा पाएंगे नहीं। भारी आदमी हमेशा हल्के आदमी को अपनी तरफ खींच के रखेगा, कभी दूर ही नहीं जाने देगा, जाने देगा, नहीं जाने देगा ना, सिंपल बात है। यानी एक हल्की चीज और एक भारी चीज, जब दो, या तो दो बराबर के हों, दो आदमी एक से हो, बिल्कुल बराबर के हों, तो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है कि दूर जा सकते हैं। एक ज़्यादा भारी है, एक कम भारी है, तो अब तो दूर जाने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि भारी वाला हल्के वाले को कभी दूर जाने ही नहीं देगा, हमेशा क्या करेगा, अपने पास खींच के रखेगा। यानी कभी भी उनमें डाइवर्जेंस होगा ही नहीं, हमेशा कन्वर्जेंस होगा, हमेशा कन्वर्जेंस होगा।
क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसीलिए दो ओशनिक प्लेट के बीच में डाइवर्जेंस हो सकता है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में डाइवर्जेंस हो सकता है, बट एक ओशनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में कभी भी डाइवर्जेंस नहीं होता है, हमेशा कन्वर्जेंस होता है। वो हमेशा पास आएंगे, हमेशा टकराएंगे एक दूसरे से, ठीक है। नाउ कम टू दी कन्वर्जेंट मार्जिन। समझ में आ गया यहाँ तक? दोनों टाइप की मार्जिन समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं हम कन्वर्जेंट मार्जिन पर। कन्वर्जेंट मार्जिन इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, क्योंकि जब भी दो चीजें टकराती हैं एक का विनाश तय है। दो कार टकरा जाए, दो ट्रेन टकरा जाए, दो लोग टकरा जाए, कुछ भी हो, हमेशा डिस्ट्रक्शन होता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसीलिए कन्वर्जेंट को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। दिस मार्जिन इज फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड कोलाइड। एक दूसरे के सामने आ रही हैं और कोलाइड कर गई हैं, टकरा रही हैं। इसमें भी तीन सिचुएशन बन सकती है, देयर कैन बी थ्री सिचुएशंस। पहली सिचुएशन व्हेन टू ओशनिक प्लेट्स कोलाइड। एक ओशनिक प्लेट ये है, दूसरी ओशनिक प्लेट ये है, एक कार ये है, दूसरी कार ये है, दोनों सेम कंपनी की हैं, सेम मॉडल, जो अच्छा लगे वो याद रखिएगा। दोनों सेम कंपनी की हैं, सेम मॉडल है, ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, टकरा गई। क्यों? इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसकी स्पीड कम थी। आ रही थी, ये तेज़ी से आ रही थी, ये धीरे धीरे आ रही थी बेचारी, और ये इससे जाकर के टकरा गई, ठीक है। यानी कि दो ओशनिक प्लेट्स में कन्वर्जेंस पॉसिबल है, हो सकता है। जब दो ओशनिक प्लेट में कन्वर्जेंस होगा, इन दिस सिचुएशन द ओशनिक प्लेट हैविंग हाई वेलोसिटी सबडक्ट अंडर द ओशनिक प्लेट हैविंग द लो वेलोसिटी, ठीक है। जैसे अगर गाड़ी बहुत तेजी से आ रही हो तो तेज वाली गाड़ी धीरे आने वाली गाड़ी में घुसेगी। सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी टूटेगी? जो तेजी से आई, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड क्या थी? ज़्यादा थी। वो घुसेगी, वो अंदर की तरफ जाएगी। यानी जब दो ओशनिक प्लेट कन्वर्ज करती हैं तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो अंदर सबडक्ट हो जाती है, ठीक है। यानी एक ओशनिक प्लेट ये है, दूसरी ओशनिक प्लेट ये है, दोनों एक दूसरे के आस पास आ रही हैं, दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज करती है। टू वाले की वेलोसिटी हाई, इसकी वेलोसिटी लो। ये धीरे धीरे चल रही है, ये तेजी से चल रही है, ठीक है। दूसरी वाली पहली वाली में अंदर घुस जाएगी, ये टू ये वन सबडक्ट हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, अब बहुत ज़्यादा अंदर जाएगी, ठीक है। अर्थ में बहुत ज़्यादा अंदर जाएगी। अब जब ये टकरा गई हैं, अंदर चली गई हैं, अर्थ पे आएगा, आएगा, ट्रेंच बनेगी, बनेगी। दूसरा, जब ये अंदर गई है तो पिघलेगी, पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? अर्थ के अंदर घुस गई है। जब कोई प्लेट अर्थ के अंदर घुसती है तो अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो मेल्ट करेगी। ये मेल्ट करेगी, किसमें बदलेगी? मैग्मा में। लावा बनाएगी, मैग्मा बनाएगी। तो यहाँ से तो नहीं, बट यहाँ कहीं से वोल्केनो आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी जब दो ओशनिक प्लेट कन्वर्ज करती हैं तो पहला ध्यान रखना है, दोनों में से वो अंदर जाएगी जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वो अंदर घुसेगी। तो इसे डिस्ट्रक्टिव मार्जिन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ख़त्म हो रही है एक प्लेट। जो प्लेट अंदर गई है, अंदर जा कर के उसका मटीरियल लॉस होगा, ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा, अर्थक्वेक आएगा, इसका मैग्मा अंदर जा कर के बनेगा, पिघलेगा, पिघल करके यहाँ से बाहर आएगा। यानी जहाँ प्लेट कन्वर्ज करी है वहाँ वोल्केनो नहीं दिखेगा। वोल्केनो कहाँ दिखेगा? दूर कहीं दूसरी सरफेस पर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या हो रहा था, ये प्लेट दूर गई, बीच में वोल्केनो बन रहा था, इसीलिए हम कह रहे थे वहाँ पर मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? इतना ही रखेंगे अभी। The part of subducted plate melted due to the high temperature in the depth and converted into lava में convert हो जाती है and emerged upon the crust. इमर्ज करेगा क्रस्ट पर, कहाँ पे? whenever the lava get the path, जैसे यहाँ पर ये अंदर घुसी, अंदर गरम गरम मैग्मा तैयार हो गया बन करके, बहुत गर्म है। ऊपर सरफेस जहाँ पर कमज़ोर होगी वहीं से लावा क्या होगा?
बाहर निकल आएगा, वोल्केनो बन जाएगा। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड इज ड्यू टू दिस रीजन। और ये क्या थी, ओशेनिक प्लेट थी, ये भी क्या थी, ओशेनिक प्लेट थी। यहाँ पे अंदर घुसा, यहाँ पे लावा बना, यहाँ से बाहर निकला, क्या बनेगा, आइलैंड। क्योंकि ओशन के अंदर क्या बन रहा है, लावा बाहर निकल रहा है, सरफेस बन रही है, जम रही है, तो क्या हो गया, आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, लैंड सरफेस दैट इज कवर्ड विद वाटर अराउंड, चारों तरफ से पानी से घिरा हुई लैंड की सरफेस, उसी को तो हम आइलैंड कहते हैं। तो यही बनेगा, क्योंकि ये भी क्या थी, ओशनिक प्लेट है। ठीक, ओशन में लावा बाहर निकल रहा है, ऊपर आ रहा है, ठंडा होगा, जमेगा, क्या बन जाएगा, आइलैंड। ठीक है, तो आइलैंड का फॉर्मेशन हमें कब देखने को मिल रहा है, व्हेन दी टू ओशनिक प्लेट कन्वर्ज, हाई वेलोसिटी वाली अंदर जाती है, अंदर जाके पिघलती है, वोल्केनो के फॉर्म में फिर बाहर आती है, जहाँ पे भी एरिया मिलता है आइलैंड का फॉर्मेशन कर देती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है मतलब, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको एक बार पढ़ लेना, पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।